हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सभी के साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वे बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने आप सभी का न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारे पास पार्ट 2 है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है। ये टॉपिक मुझे पहले लेक्चर में अपलोड करना था बट वो नहीं हो पाया था, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, लिमिटेशंस क्या है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक खत्म करेंगे हम, और इसमें एक एरर्स वाला पार्ट आता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि वो थोड़ा एक अलग ही टॉपिक है, तो उसे एक अलग वीडियो में हम समझ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करते हैं। अपने पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स, ये नाम तो हमें सुना सुना सा है, पढ़ भी लिया, और पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता भी दिया। अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पेन है, ठीक है, एक पेन है जिसकी लेंथ है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई एक इंसान है जिसने इसे मेजर किया, ठीक है। उसने कहा कि इस पेन की जो लेंथ है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दूसरा पर्सन, उसने कहा इसकी लेंथ तो 1 मीटर है। अच्छा, तो गलत तो इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है हम ये कह देंगे कि नहीं पहले 100 थी अब 1 है। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके आगे यूनिट लगी हुई है। एक पर्सन ने सेंटीमीटर में नापा है, एक ने मीटर में, तो हमें पता है दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और एक चीज और, ये हमारे पास Q इज इक्वल्स टू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये m क्या है? यूनिट, NU। ये चीज भी हमने पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताई थी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, इसने अलग यूनिट में मेजर किया, इसने अलग यूनिट में, पर हमारे पास जो वैल्यू है वो तो हमारे पास फिक्स्ड ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सेंटीमीटर में मेजर किया तो वो बड़ी हो जाएगी और मीटर में करी तो छोटी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें यूनिट कन्वर्जन अब हम सीखेंगे कि किसी यूनिट को हम कैसे दूसरी यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू NU है। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारे पास होती है हमारी यूनिट। जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ आते हैं। सबसे पहले चीज, अगर हम इसे देखें Q इज इक्वल्स टू NU है, तो हम N को ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन U, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे N वर्सेस U का ग्राफ बताओ, तो अगर हम एक चीज देखेंगे, यूनिट, अगर हम यूनिट को बड़ी कर रहे हैं, अगर हमने यूनिट को बड़ी कर दी तो हमारे पास हमारी वैल्यू छोटी हो रही है, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर हमारे पास बड़ी है। हमने यूनिट यहाँ पे जब हमारे पास यूनिट बढ़ाई तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई, और जब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी, तो हमारे पास हमारी यूनिट छोटी हो गई। वो चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई हमने अपनी यूनिट कम करी तो हमारे पास हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, या फिर हमने यूनिट बढ़ा दी, हमारे पास हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा ग्राफ जो हमारे पास आ जाता है वो होता है NU, और हमारे पास यहाँ पे या तो U और यहाँ पे N। तो इसका ग्राफ हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, बिकॉज हमारे पास लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि लेंथ पहले बड़ी हो जाएगी फिर छोटी हो जाएगी। लेंथ हमारे पास सेम रहेगी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये तो हमने बेसिक सा देख लिया कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमारे पास है क्या, पर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कह दिया कि 70, क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम, कि 72 किलोमीटर पर आवर को
चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में। अभी हम बेसिक से सीखते हैं, फिर हम आगे जाके क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। और एक चीज जो मुझे बतानी थी, हमारे पास लेंथ मैंने लिखी थी पहले 100 सेंटीमीटर, और फिर किसी दूसरे पर्सन ने क्या लिख दिया 1 मीटर। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं n1। ये हमारे पास यूनिट है u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो अब 72 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमारे पास यूनिट। तो हमारे पास यूनिट जो आएगी वो क्या है, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, यहाँ हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यू है, और मीटर पर सेकेंड। तो 72, अब एक किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो 1000, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं भाई किलोमीटर पर आवर को हम अगर डायमेंशनली लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई लेंथ है अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे हम L1 S1 L2 S2 करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे जितना हमें वो सही लगे। तो यहाँ पे हम 100 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं 1 किलोमीटर को, और आर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये हमारे पास सेकेंड्स में आ गया। N2 मीटर अपॉन सेकेंड, तो भाई मीटर अपॉन सेकेंड से ये कट गया, और 2 0 से 2 0 कट गई, 6 6 1 जा 6 2 6 2 जा। तो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम देखें तो चलो हमने सॉल्व करके निकाल लिया, पर अगर हम देखें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमें कैसे बताया जाता है कि भाई किलोमीटर पर आवर को तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो तुम सिंपली क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम 72 को 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते तो कितने टाइम्स था, 18 4 जा और 4 5 जा 20, तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ से भी हम अपना चेक कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 50 न्यूटन इनटू डाइन। अब डाइन यूनिट हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। सिस्टम्स भी मैंने बताए थे कि क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो हमें 50 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। एक बार खुद ट्राई करो, और यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ। तो न्यूटन हमें पता है हमारे पास फोर्स की यूनिट है, और फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू M में, और ये मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनटू डाइन। तो यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम इसे N2 मान लेते हैं, क्योंकि N1 U1 N2 U2 हमारे पास, ये हमें पता है कि भाई डाइन हमारे पास सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, और नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया। तो अब सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है। तो 50, अगर अब हम केजी को देखें, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, 1000 इंटू मीटर को 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास केजी मीटर, ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर ये, और ये भी सेकेंड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 4 5 6 डाइन हमारे पास N2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 50 न्यूटन को डाइन में हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml की पावर -1 t की पावर -1, हाउ मैनी पॉइज सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू 1 पॉइजली SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब भाई विस्कोसिटी क्या होता है, अभी फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में तो जानने की जरूरत नहीं है कि विस्कोसिटी क्या है, बस हमें पता है कि भाई उसकी यूनिट हमारे पास जैसे पॉइज और पॉइजली है।
बाकी विस्कोसिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगी आप सभी को फ्लूइड्स में। फिलहाल उसने क्या बोला है, उसने हमें डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया कि, तो विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसने क्या दिया, m/lt। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई मास है, लेंथ है, टाइम है। हाउ मेनी पॉइज CGS यूनिट, हमें पता है कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम तो इस, कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये चीज़ जर्नल बात है, पर हम इसे सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो N1U1 N2U2, उसने बोला हाउ मेनी पॉइज CGS यूनिट, तो N2 हमें निकालना है और यूनिट हमारे पास CGS है। CGS यूनिट हमें पता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल्स टू N1 इज इक्वल टू 1। N1 की वैल्यू उसने हमें 1 दे दी। SI यूनिट किलोमीटर, kg, मीटर सेकेंड। ठीक है, तो अब 1, अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अब तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो 1 इज इक्वल टू किलोग्राम में 1000 इंटू 100 अपॉन, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेजर, जो लोग यहाँ पे गलती करते हैं वो ऐसे केजी मीटर लिख देते हैं, बट ये चीज इस क्वेश्चन में गलत है। मैं यही चेक कर रही थी कि ये गलती हो जाती है। उसने हमें स्पेशली दे दिया है डायमेंशन, तो उसने बोला है मास अपॉन LT, तो ये चीज तो हमारे गलत है। N1 हमारे पास 1 था, उसने हमें यूनिट के हिसाब से रखेंगे ना, kg अपॉन लेंथ मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू N2 हमें नहीं पता, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। 1000 अपॉन सेंटीमीटर, ये ग्राम में, ये सेंटीमीटर, सेकेंड इज इक्वल्स टू N2 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, और ये तो 10, ये हमारे पास CGS में आ जाएगा, हमारे पास N2 आ जाएगा, और उसने बोला है पॉइस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 पॉइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चीज समझ आ गई। क्या नहीं करना था, ये चीज भी हमें समझ आ गई कि भाई जब उसने हमें बोला है, क्योंकि जर्नली क्या ये गलती हो जाती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वो तो सही था, पर इस क्वेश्चन में जैसे गलती हो गई थी, तो वो चीज, उससे उसी चीज से हमें बचना है और इसका ध्यान रखना है कि उसने ये चीज दी है, और फिर तो उसके बाद तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो ही गया था। तो ऐसा भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने देखा इस क्वेश्चन में तो भाई विस्कोसिटी लिखा है, विस्कोसिटी देखा और हमने देखा कि भाई विस्कोसिटी, वो तो हमें पता ही नहीं है विस्कोसिटी क्या होता है, तो ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो सकता। नहीं, पूरा क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, और जितना, जहां तक हम कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन में कुछ तो समझ आता ही है हमें पढ़ने के बाद, जितना हमें समझ आ सकता है उतना हमें करते रहना चाहिए। स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट करते करते हमें समझ आ जाएगा कि क्या करना है। तो अब हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला टॉपिक देख लिया, अब हम एक डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसको हम क्वेश्चंस के क्वेश्चन से समझते हैं, बट इसमें हमें होता क्या है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला से, ये मतलब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, हमें फैक्टर पता चल जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, उनकी पावर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम उनके बीच में एक रिलेशन को बना लेते हैं। तो वही चीज़ अब हम यहाँ करना सीखते हैं कि हम कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय इट्स एस्टैब्लिश्ड अ रीजन अमंग दिस फिजिकल क्वांटिटी। उसने हमें बोल दिया फोर्स जो है एक्टिंग, किसी एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, वो डिपेंड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड अपॉन द मास, मास पे डिपेंड कर रही है। तो मास की कुछ पावर होगी, कुछ हमने मान लिया A, एंड एक्सेलरेशन, या A मत मानो क्योंकि एक्सेलरेशन भी X, और A की पावर Y। अब
एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्यों कर दिया है, इन्वर्सली, क्योंकि अभी हम निकालेंगे तो यहाँ पे अगर -1 आ गया तो फिर हम ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ जाएंगे, बट अपने आसानी के लिए हम ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इटैब्लिश रिलेशन, अब हमें रिलेशन बताना है। ठीक है जी, तो फिलहाल फोर्स जो है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके भी, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटा देते हैं और कोई हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है हमें नहीं पता। ओके जी, अब है फोर्स। अब मैंने एक चीज कही थी पिछली वीडियो में कि भाई फोर्स की डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो तो याद हो जानी चाहिए। तो आई होप आप सबने याद कर लिया, इतनी टफ भी नहीं थी। हम फोर्स की यहाँ पर डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या, mlt -2। ठीक है, के m क्या है, मास है, m एल टी की फॉर्म में ही लिखते हैं, बट m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 की पावर x। a हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, m0 l की पावर 1, t की पावर -2 की पावर y। ठीक है, अब हमें धीरे धीरे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि हमें करना क्या है। हम करेंगे कंपैरिजन। तो भाई कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशंस बनेंगी, मतलब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस बनेंगी, उसको सॉल्व करना है। तो फटाफट इस काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें m l t -2 इज इक्वल्स टू k। m की पावर यहाँ से लिख लेते हैं x, प्लस यहाँ से तो 0 ही है तो m की पावर x, l की पावर यहाँ पे 0 और यहाँ पे l की पावर y, और t की पावर 0, t की पावर -2y। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके हमारे पास क्या आ रहा है, m की पावर 1 और x, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1। ठीक है, ये तो ईज़ क्वेश्चन था तो इसमें तो डायरेक्ट आ गई, वरना इक्वेशन बन जाती हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ से भी हम -2y इज इक्वल्स टू -2 कटा कटा y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 ही आ रही है बेसिकली। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे f इज इक्वल्स टू यहाँ पे k m x की पावर 1 और a की पावर 1, तो f इज इक्वल्स टू m में। तो हमारे पास क्या गया, फोर्स इज इक्वल्स टू m में। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, तो बस वही चीज़ है, हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से हमने डिराइव कर लिया, या फिर एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर लिया। तो समझ आया। अब इस के का क्या हुआ जी भाई, हमने के उस के की वैल्यू फिलहाल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, जब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि भाई यही दिक्कत है ये डायमेंशंस की, कि हम के बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम कह सकते हैं कि बस डायमेंशन ऐसे, पर वो तो कांस्टेंट है, इसकी तो डायमेंशन हो सकती है, बट हम यहाँ से इस के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम उस के को हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिख देते हैं f इज इक्वल्स टू m। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये। सबसे पहले पॉज करो, ट्राई करो, क्या गलतियाँ हो रही है समझो, और मतलब सॉल्यूशन देख लेना अगर नहीं हो तो हमारे पास क्या है ये क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसने बोला डिपेंड्स, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉब के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें टाइम पीरियड का हमारे पास एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास की पावर हमने मान ली x, लेंथ उसने दी हुई है l, उसकी मान ली y, और g उसने दिया हुआ है, हमने मान लिया z। उसने बोल दिया इन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम कांस्टेंट लिखते हैं m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। ठीक है, तो टाइम पीरियड है तो हम कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल्स टू k m की पावर x, l की पावर y, और g हमारे पास जो है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो l बेसिकली एक्सेलरेशन है, l t की पावर -2 की पावर z। तो m की पावर 0 है, तो x की पावर हमारे पास डायरेक्टली आ गई 0। ठीक है, y की पावर भी हमारे पास आ गई 0। सॉरी, y की पावर 0 नहीं आएगी क्योंकि l यहाँ पे भी है और l यहाँ पे भी है, तो इसलिए यही ज़्यादा हमारे पास गलती हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, उन सबको एक साइड में रख के पावर हमें ऐसे ऐड करनी चाहिए। पर फिलहाल y प्लस z की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गई। और टाइम की पावर -2z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -12, और z क्या है, माइनस, या फिर y लिख देते हैं, y जो है वो हमारे पास -z है, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने वैल्यूज निकाल ली, अब हम वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू k, m की पावर 0, l की पावर y है, y की वैल्यू 1/2 है, और z की वैल्यू है -1/2। ठीक है, m की वैल्यू 0, बेसिकली m पे तो टाइम फिर इसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसे हटा दो। तो टाइम पीरियड सीधा √l अपॉन √g, क्योंकि -1/2 है यहाँ पे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू l/g। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम में जब लेंथ वाले में हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है वो √l/g होता है, तो यहाँ से भी वो हमारे पास हम रिलेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट अगेन हम इसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। तो ये रहा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेवल भी बढ़ रहा है। तो इफ फोर्स F, time t and velocity v are taken as fundamental quantities, what is the dimensional formula of work? इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं अब रिसेंट ईयर में जेई वगैरह में पूछे जा रहे हैं कि इस टाइप के, मतलब पहले वाले भी पहले पूछते थे, बट अब इस टाइप के पूछते हैं। क्या है, इफ फोर्स F, टाइम t and velocity v are taken as fundamental quantities, कि हमने हाइपोथेटिकली हमने मान लिया, what is the dimensional formula of work? तो मतलब करना वही है, उसने बोल दिया। तो वर्क इज फोर्स की पावर हमने मान ली x, टाइम की पावर हमने मान लिया y, और वेलोसिटी की पावर हमने मान लिया z। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या है, सबसे पहले चलो रुक जाओ, वर्क इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया हमने, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, फोर्स की क्या हो जाएगी, mlt -2 इंटू l, तो ml² t-2। फोर्स mlt-2 की पावर x, टाइम की पावर y, और वेलोसिटी lt-1 की पावर z। तो गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ml² t-2, ये हमारा डब्बा बना दिया, इसके
हम लिख देते हैं m की पावर x, यहाँ पे तो है नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, तो m की पावर x, l की पावर x, l की पावर x प्लस z, और टाइम की वैल्यू -2x प्लस y माइनस z। ठीक है, अब हम डायरेक्टली रख सकते हैं x की वैल्यू, अच्छा नहीं बना, x की वैल्यू हमारे पास बन गई 1, ठीक है, और y l की वैल्यू क्या है, x प्लस z इज इक्वल्स टू 2, राइट, और -2x प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं -2 प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इक्वल्स टू -2, ये -2 से -2 कट गया और y की वैल्यू भी 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, f की वैल्यू x है, x 1 है और ये भी 1 है और z भी 1 है, v मतलब इस टाइप से हमारे पास ऐसा कुछ आ सकता है। मतलब अब जैसे हमें ऑप्शंस जिस टाइप के हमारे पास ऑप्शंस होंगे उस टाइप से हम कर सकते हैं। मतलब हमें बेसिकली ऐसा पता चल गया, वो हमें इसी टाइप का कुछ ऑप्शंस होंगे कि भाई यहाँ पे f² होगा t v की पावर -1, बट हमारा तो फिलहाल सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो वो अभी इसने वर्क को ऐसे फोर्स, टाइम और वेलोसिटी पे डिपेंड करवा दिया, वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड करा के हमसे नया डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है। तो अब एक और क्वेश्चन करें। तो मुझे ऐसा लगता है हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये 2 क्वेश्चन जो पीछे लिखे हैं ये आपके होमवर्क हैं, इसको आप ट्राई करना। आंसर ये साइड में लिखे हुए हैं, मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एनर्जी E, एक्सेलरेशन A, लेंथ L आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, डिटरमाइन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। ऐसा सिंपल सा मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन हमने पहले किया था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन हो गया। द वेलोसिटी फॉर वाटर वेव्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, ये ACC हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। तो मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कि किसी भी चीज़ पे डिपेंड करने को वो बोल दे, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस है कि भाई कोई एक चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला वो पूछेगा। ठीक है, और किसी 3 4 जितनी भी हो उनकी पावर में कुछ हमारे पास होगी, कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, ABCD की हमने वैल्यू निकाली, वहाँ हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारे पास हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से ही है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, और आंसर ही हमारे पास हमारी साइड में है, तो मतलब ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लिमिटेशंस वाले पार्ट पे चलते हैं। एक्चुअली क्या है, ये वाला जो एक क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ये बार हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का है। मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको वो पढ़ा दिया डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डायमेंशन वाला पार्ट। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का है। मतलब ऐसे मत सोचना कि मैं डायमेंशन के बाद एकदम से कहाँ बिल्कुल टॉपिक चेंज कर रही हूँ, पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो मुझे था कि ये वाला चीज़ मुझे करानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, unit of length is 10 meter. In this system 1 unit of power will correspond to, क्या बोल दिया एकदम से, दोबारा पढ़ते हैं आराम से। In a certain system of unit, इस बार उसने कोई एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, हमें नहीं, उसने अपने हिसाब से सिस्टम माना, ये नहीं कि CGS, MKS, FPS, उसने कोई सिस्टम मान लिया जिसमें, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज इतना, 1 यूनिट ऑफ टाइम है ये, मतलब टाइम का 1 यूनिट उसने 5 सेकेंड मान रखा है, 1 यूनिट ऑफ मास 20 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो हमें इस सिस्टम के हिसाब से बताना है कि पावर विल कॉरस्पॉन्ड टू,
ऑप्शन है 1/16 वॉट, 16 वॉट, 25 वॉट, नन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस बार उसने खुद एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना हुआ है, वो हमें दिया है और पूछा है कि पावर कितनी होगी। तो हमें पता है पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है, वॉट, और इसकी डायमेंशन जो होती है हमारे पास वो होती है ml² T-3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है जी, N1U1 is N2U। तो अब अगर हम देखें, उसने पूछा 1 यूनिट ऑफ पावर विल कॉरस्पॉन्ड। 1 यूनिट ऑफ पावर मतलब N1 की वैल्यू 1 है। U1 बेसिकली डायमेंशन, हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ml² m1l1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, l² अपॉन t की पावर 3 1। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और U2 मतलब बेसिकली पावर का वो तो सेम ही रहेगा ना, तो M2 L2 का स्क्वायर अपॉन T2 का क्यों। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ये चीज तो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और T2 अपॉन T1 का क्यूब इज इक्वल्स टू N2। एक बार देख लूँ, सही है ना, L1 आ गया यहाँ पे और ये वाला T2 पर आ गया। ठीक है, ओके जी। अब उसने क्या बोला, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बेसिकली उसने हमें वैल्यू दे रखी है M2 की, L2 की, T2 की। M2 की वैल्यू क्या दी है उसने, 20 kg। L2 की क्या दी है, 10 मीटर और सेकेंड 5 सेकेंड। तो M1 उसने बोला है ना, उसने क्या बोला कि 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg। तो ये 1 यूनिट है, तो कितना दिया हुआ है 20 M1, या फिर 1 यूनिट है तो हम डायरेक्टली 1/20 लिख सकते हैं। लेंथ कितनी है 1/10 का होल स्क्वायर, और T2 कितना है 5 का होल क्यूब अपॉन 1 तो है ही, इज N2। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे। 1/20 इंटू 1/1,2,3,000 इंटू 125। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा और 5 4 ज़ा, और 25 4 ज़ा 100 और एक 0। तो अगर हम देखें, अगर हमने यहाँ पे क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। ठीक है, N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/16। ठीक है, अब पहली चीज तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ ही नहीं आता कि ये बोला क्या है। तो पहले आधे बच्चे तो यहाँ गलती कर देते हैं, आधे बच्चे N2 हमारे पास 1/16 आ गया तो 1/16 वॉट आंसर में टिक कर देते हैं, आधे बच्चे ये गलती कर देते हैं। पर उसने बोला क्या है, इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर विल कॉरस्पॉन्ड टू। तो उसने जो बोला है 1 वॉट, बेसिकली उसने 1 वॉट इज इक्वल्स टू हमारे पास 1/16 वॉट करके आया ना। तो हमारे पास अब पावर जो आएगी, जो हमारे पास यूनिट के हिसाब से हमारे पास पावर जो आएगी वो आएगी हमारे पास 16 वॉट। 1/16 नहीं 16 वॉट। तो ये होगा अब हमारे पास हमारा आंसर। तो एक क्वेश्चन था, उसमें उसने अलग एक अपना सिस्टम बांध रखा था और उस सिस्टम के हिसाब से
उसने हमें टाइम, मास और लेंथ दी हुई थी, हमने पावर पूछी थी, हमने ऐसे सॉल्व किया और पावर निकाल ली। यहाँ पे ये स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दी थी क्यूब के हिसाब से, पर वो 100 था और 1/16, पर 1/16 भी हमारा आंसर नहीं था। हम देखा 16 वाट हमारा आंसर था। डाउट मत रखना कि भाई ये हमारे पास ये 16 मतलब 1/16 से 16 वाट कैसा आ गया, क्योंकि भाई 1/16 जो था हमारे पास हमारा न्यू सिस्टम में था, ठीक है। उसने हमसे पुराने वाले सिस्टम में पूछा था, तो न्यू सिस्टम के हिसाब से हमारे पास आएगा 16 वाट। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा 16 वाट आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक था जो हमारा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन या फिर ड्रॉबैक। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, डायमेंशंस जो टॉपिक है उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम डायमेंशनल करेक्टनेस बताई, या फिर हम फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं अगर हमें पता है कि वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है ना। तो मतलब डायमेंशंस ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई है, पर उसकी एक लिमिटेशंस भी है। और सबसे पहली लिमिटेशन जो आज हमने पहले ही देख ली थी कि जब हम फॉर्मूला डराइव करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो हमारा कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, हम कुछ बता ही नहीं सकते। मतलब सबसे पहला जो हमारा ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है वो यही है कि while deriving a formula we can't determine the value of constant terms, we can only express the dependency of the formula। बेसिकली वो यही चीज़ कह रहा है कि हम सिर्फ बता पा रहे हैं कि हम बस कुछ बता नहीं पा रहे हैं, वो हमारा जो कांस्टेंट हम के मान रहे हैं उस कांस्टेंट के बारे में हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ फॉर्मूला बता सकते हैं, और वो भी तब जब हमें पता हो कि वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि हम के बारे में नहीं बता पा रहे। भाई के क्या है, 1 है, 2 है, क्या है, कैसे निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं है हमें। दूसरी चीज कि साइन थीटा, वी कैन डिराइव फॉर्मूला विद साइन थीटा टेन थीटा ई की पावर एक्स, इनके बारे में भी हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते। क्योंकि अगर हम खुद सोचो, जब हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ साइन थीटा आ जाता, मतलब हमें ये तो पता है कि साइन थीटा डायमेंशन लेस है, बट अगर वो कुछ फोर्स किसी फैक्टर साइन थीटा पे डिपेंड करती, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ होता ही ना। तो हम साइन थीटा या टेन थीटा, हम इनकी मतलब बेसिकली मतलब ये है कि हम इनके साथ जो है फॉर्मूला डराइव नहीं कर सकते। जैसे देखा होगा किसी भी फॉर्मूले में साइन थीटा टेन थीटा ई की पावर एक्स करके कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हम उसके साथ डराइव ही नहीं कर सकते फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता नहीं है। ये था हमारे पास हमारा दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा था कि हम ये भी नहीं बता सकते कि स्केलर है या वेक्टर, इस बारे में भी तो हमें कुछ नहीं बता पा रहा है। तो बेसिकली डायमेंशन जो है टॉपिक, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट फिर भी उसके बहुत सारे ड्रॉबैक है कि वो हमें स्केलर या वेक्टर नहीं बता पा रहा, बहुत ये वाला इंपॉर्टेंट है। या फिर के बारे में, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, जबकि कांस्टेंट वाला टर्म हमारा इंपॉर्टेंट है। हम हर उसमें कांस्टेंट लिख के छोड़ दे रहे थे, राइट, कि कांस्टेंट है ये कुछ के, पर वो के क्या है हमें कैसे पता चलेगा। तो वो वाला एक ड्रॉबैक सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम साइन थीटा टेन थीटा या और भी उसके साथ हम डेराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिमिटेशंस वाला पार्ट हो गया हमारा, एरर वाला हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी। जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे उसको एक बार ट्राई करना और आंसर्स भी लिखे थे। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।